हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। हम आज के वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए, आपका परीक्षा जल्दी होने वाली है 18 अगस्त को, तो आप जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए पहला वीडियो हम शुरू करेंगे। हमारा आज का पहला सवाल है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। देखिए, कौन से संदर्भ शामिल होने चाहिए। ऑप्शन देखेंगे, खुद यानी वे स्वयं, घर, पड़ोस या फिर पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। तो देखिए, जहाँ भी हमारा पड़ोस हो या समुदाय हो वह जो हमें ज़रूर हमारे ईवीएस के सिलेबस में या फिर हमारे कंटेंट में शामिल करना चाहिए। क्यों? हम अपने परिवेश और अपने समुदाय से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है और वो हमारा डायरेक्ट और प्योर नॉलेज रहता है। क्यों? उनसे हम जो कुछ सीखेंगे उनके अनुभव से सीखेंगे और अनुभव के द्वारा जो प्राप्त होगा वो हमें जीवन भर हमारे ज्ञान में रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पे देखिए, हमारा अगला सवाल है, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे। क्या समझाना है? प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धि। ऑप्शन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, या फिर प्राकृतिक संसाधन का एक अच्छा व्याख्यान देकर। देखिए, व्याख्यान अपने आप में एक नेगेटिव है। ऐसा नहीं है कि टीचर बस लेक्चर देगा, बच्चे सुनेंगे। तो हमारे जो है ईवीएस में या फिर किसी भी विषय में ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि बस एक बुक के माध्यम से आप बच्चों को समझाएंगे। बाकी अगला ऑप्शन देखेंगे, किसी पर्यावरण विशेषज्ञ द्वारा भाषण के माध्यम से। भाषण भी नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चा हमारा डी ऑप्शन। आइए देखेंगे, कक्षा में बच्चों को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसके भविष्य में उपलब्धता और उपयोग संबंधी चर्चा करके। ये देखिए, हमारा सही जवाब है। क्यों? बच्चों को हम जो है रियल नॉलेज दे रहे हैं ना, रियल चीज़ दिखा रहे हैं। कोयले का टुकड़ा दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि भविष्य में यह हमारे लिए कितना बचेगा, है कि नहीं, और इसका हम किन किन चीज़ों में उपयोग कर सकेंगे। तो बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। हमारा 3rd नंबर सवाल है, बोलती इमारतें गोलकुंडा किले के विषय में एक निबंध है। यह पाठ विद्यार्थियों को स्मारकों के वर्णन के अलावा डैश से परिचय करवाता है। देखिए, एक चैप्टर है ना हमारा बोलती इमारतें, तो इसमें बोला गया है कि वो बच्चों को तो एक स्मारकों से परिचय करवा रहा है, इसके अलावा और क्या चीज़ से परिचय करवा रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन देखिए, तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था। इसको चैप्टर में मेंशन किया गया है, बोला गया है कि उस समय जल का क्या प्रबंध हुआ करता था। अगला देखिए, गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाला भोजन। देखिए, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि वहाँ के निवासी क्या खाना खाएंगे या फिर क्या उस समय का उन लोगों का खान पान था, या कहीं चैप्टर में नहीं बोला गया है। तो हमारा ऑप्शन बी कहीं भी नहीं होगा। आगे देखिए, सी में है, युद्ध और शांति के दौरान किले का राजनीतिक और सामाजिक जीवन। यह बिल्कुल चैप्टर में बोला गया है कि युद्ध के समय पॉलिटिकल और सोशल लाइफ कैसा हुआ करता था। आगे देखिए, डी नंबर, स्थानों की पहचान हेतु मानचित्र से पढ़ने। यह भी चैप्टर में बोला गया है। मैप को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है चैप्टर में। तो हमारा डी भी होगा सही जवाब। तो देखिए, ए और सी और डी। यहाँ पे हमारा 4 नंबर सवाल है, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए, यानी ईवीएस का एक क्रियाकलाप क्या होना चाहिए टीचिंग से संबंधित। ऑप्शन देखिए, वास्तविक जीवन पे आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, किसी भी समय अवधि का, प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, केवल पाठ्य पुस्तक पर दी गई सामग्री पर केंद्रित। देखिए, जहाँ भी आपको केवल ऑप्शन दिखे वो कभी सही होगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि बस आपको एक समय अवधि में ही उस क्रियाकलाप को कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्यों? यहाँ पे जो है वास्तविक जीवन पे आधारित होगा और बच्चों के लिए आनंददायक भी रहेगा वह क्रियाकलाप। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे हमारा 5 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। पूछा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। ऑप्शन देखिए, चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन या फिर शिक्षक ज्ञान। देखिए, चारों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑप्शन सी, स्थानीय संसाधन। क्यों? क्योंकि बच्चों को क्लास में समझाने के लिए जो लोकल रिसोर्स है ना, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं बच्चों के टीचिंग में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा सही जवाब। उनके द्वारा बच्चों को रियल अनुभूत, रियल वास्तविक जीवन से परिचय कराते हुए एक शिक्षक उनको ज्ञान देता है। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए, हमारा 6 नंबर में सवाल है,
ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन का विकास होगा? ऑप्शन देखिए, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि या फिर पोस्टर बनाना विधि। तो देखिए, मनोप्रेरक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन, तो जहाँ पे हमारा एकीकृत विधि होगा यानी सब चीज़ों को मिलाकर बच्चे कार्य करेंगे, वहीं पे उनका मनोप्रेरक पक्ष मजबूत होगा यानी विकसित होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा, एकीकृत विधि सही जवाब। अगला सवाल देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, अंधविश्वास है, मिथक है, वैज्ञानिक तत्व है या फिर रूढ़िवादी धारणा है? देखिए, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह हमारा एक मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। या पहले को लोगों ने एक मिथ फैला दिया है कि महिलाओं के लिए ये काम बना हुआ है, पुरुषों के लिए ये काम बना हुआ है, बट आज का समाज इसको मानने से इनकार करता है। उनके लिए महिला और पुरुष दोनों समान हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी मिथक सही होगा। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है, क्या है? चित्रण कौशल, ग्राफिक कौशल, स्थितिया कौशल या फिर दिशात्मक कौशल? तो देखिए, हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए चित्रण कौशल सही जवाब होगा। क्यों? वहाँ पे आप स्थान को नापेंगे, दूरियों को और दिशाओं सभी को मिला के आप एक चित्रण कौशल का विकास करेंगे। तो हमारा चित्रण कौशल को समझने के लिए हमें इन तीनों चीज़ों को जानना जरूरी है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन के विषय में सच नहीं है? यहाँ पे देखिए, आपको सवाल ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा सच नहीं है, यानी हमें नेगेटिव वाला ढूंढना है। ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और व्याख्या पे बल देता है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन कभी ऐसा नहीं है कि वो वर्णन और व्याख्या पे बल देगा, है कि नहीं? यह दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, टैग वर्ड है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला ऑप्शन देखिए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल सही है ना, बच्चों को खोजने का भरपूर मौका दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है गलत है, और यहाँ पे गलत को ही सही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। हमारा अगला सवाल है, अभिभावक शिक्षक अन्य क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना या फिर एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो देखिए, पीटीएम का यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मेन उद्देश्य है बच्चों के सुधार और पुनर्बलन या फिर उनको कैसे और अच्छा किया जाए, उन सब के बारे में चर्चा करना। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। हमारा 11वां सवाल है, डैश के लिए मछली घर यानी एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए या फिर मछली घर की शोभा बढ़ाने के लिए। देखिए, एक्वेरियम में हवा वाला पंप हम क्यों लगाते हैं? ताकि पानी में ऑक्सीजन आराम से घुल सके, अधिक मात्रा में घुल सके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए, हमारा अगला सवाल है, पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है? देखिए, हमें मालूम है ना, हमारा ईवीएस थीम पे बेस है, तो वह किस लिए हेल्पफुल है, किसके लिए? तो चलिए हम ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है सभी संकल्प और विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में या फिर ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। देखिए, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि बच्चे जो है नॉलेज को संपूर्ण रूप से ग्रहण कर सके, अलग अलग मतलब हिस्सों में नहीं, इसीलिए हमारे ईवीएस को थीम पे आधारित किया गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, ईवीएस में से किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? देखिए, किसी भी हमारे ऊपर समस्या है या फिर कोई विषय की सीमाओं को तोड़ना है, तो इनमें से कौन सा जो है प्रभावी होगा, इफेक्टेड होगा? ऑप्शन देखिए, प्रदर्शन करना, व्याख्यान, समूह चर्चा या फिर फिल्म शो। देखिए, ऐसा नहीं है कि टीचर बस प्रदर्शन करेगा, व्याख्या देगा या फिर बच्चे बैठ के निष्क्रिय रूप से फिल्म देख रहे हैं।
है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही जवाब होगा, समूह चर्चा। क्यों? बच्चे ग्रुप में रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, वैकल्पिक ढांचे का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखेंगे, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, सभी विचार दृढ़ता से बच्चे द्वारा अर्जित किए जाते हैं, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, या फिर वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा कि हर सवाल का जो एक पर्टिकुलर आंसर है उसके साइड में भी एक ऑप्शनल आंसर है, जो कि औपचारिक रूप से जो उसको व्याख्या किया गया है ना, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन वह स्वीकृत है, मान्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। तो फ्रेंड हमारा ये आज का आखिरी सवाल है, तो चलिए देखेंगे इसको। भारत के ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ऑप्शन देखिए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडी रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, या फिर ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ बहुत गर्म और ठंडी बहुत ठंड होती है। देखिए ठंडा रेगिस्तान क्या है? हमारा लेह लद्दाख, है कि नहीं। तो वहाँ पे मानसून क्यों इफेक्ट नहीं करता? क्यों? क्योंकि वह जो है हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश में हमारा लेह लद्दाख है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और